बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और साथ ही हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। फ्रॉम द particulars given below, prepare the income and expenditure account and the balance sheet of a music club started on 1st 4 2016 for the year ended on 31st March 2017। स्टूडेंट्स, हमारे पास म्यूजिक क्लब के बारे में बता रहे हैं जो कि स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2016 को, और उसका एंड जो साल एंड हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 मार्च 2017। अब स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अब आज से स्टार्ट हो रहे हैं। क्यों? इसमें हमसे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी पूछ रहे हैं और साथ बैलेंस शीट भी पूछ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जितने भी लेक्चर्स थे उसमें सिर्फ हमसे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछ रहे थे। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो पेपर्स में आते हैं वो विद बैलेंस शीट आते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट के साथ। ओके, तो अब हम फॉर्मेट पहले से बना चुके हैं, क्योंकि आपका जो फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसमें आप लोगों को मैं पहले से ही फॉर्मेट सिखा चुका हूं, उसमें सिर्फ फॉर्मेट के बारे में था। ठीक है वो लेक्चर। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, म्यूजिक क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम रुपीज। यहाँ स्टूडेंट्स हमने दो बैलेंस शीट बनाई है। ठीक है, एक हमारे पास है म्यूजिक क्लब क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, एसेट्स रुपीज, लायबिलिटीज रुपीज। और ये जो बैलेंस शीट है ये कौन सी बैलेंस शीट है? ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016। ठीक है, एसेट्स रुपीज, लायबिलिटीज रुपीज। और स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन लेक्चर, ठीक है, उसमें आपको मैं बता चुका हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लाजमी है। ठीक है, ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ये हम सिर्फ कैपिटल फंड के वैल्यू फाइंड करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, और कैपिटल फंड की जो वैल्यू यहां से निकालेंगे फिर वो हम यहाँ क्लोजिंग लायबिलिटी वाली साइड लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट्स फॉर्मेट हमने समझ लिया फिर से। अब हम पहले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, इसमें कह रहे हैं रिसिप्ट साइड पे डोनेशन, जो कि किसका पॉइंट है? डेल का, तो फिलहाल हम इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट फीस, ये भी डेल का पॉइंट है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स? इनकम, तो हम यहां लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और उसकी वैल्यू हम यहां लिख लेंगे जिसकी वैल्यू है 6000, इनर कॉलम में लिख लेंगे। हो सकता है इस पे कोई एडजस्टमेंट हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं रेंट ऑन अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग लेट आउट 600, यानी इस पॉइंट का मतलब स्टूडेंट ये है रेंट ऑन अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग लेट आउट, हमने बिल्डिंग का कोई एक हिस्सा, मीन एक कमरा समझ लें या कुछ भी, वो हमने आगे किसी को रेंट पे दिया है, तो जो वो पैसे हमारे पास आएंगे हमारे लिए क्या होंगे? वो इनकम होंगे। तो ये इसको भी हम यहां लिख लेंगे। ठीक है, रेंट ऑन अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग लेट आउट। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? इनकम। हमने बिल्डिंग का कुछ हिस्सा आगे रेंट पे दिया तो हमारे लिए क्या है? वो पैसे आएंगे, तो इनकम है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं एनुअल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट से, आप आसान लफ्जों में ये समझ लें, हमें गवर्नमेंट से सालाना वजीफा मिला है। ठीक है, ग्रांट वजीफा समझ लें, तो हमारे लिए क्या है? वो भी इनकम है। यहां लिख लेंगे हम एनुअल ग्रांट। ठीक है, फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है? 9600। सामने पेमेंट साइड पे आते हैं स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। अब स्टूडेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा क्या होता है? एसेट होता है। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट है 12000। लेकिन अब स्टूडेंट्स, जब ये हमारा एसेट है तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में फिर कंफ्यूज होते हैं कि अब इस पॉइंट को हम कहां लिखेंगे। ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है इसको हम यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखें या ओपनिंग बैलेंस शीट्स के एसेट में लिख लें। तो स्टूडेंट्स, आपका जो फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन लेक्चर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहा हूं, आपने उसको पहले समझना है कि भाई कौन से पॉइंट कौन से बैलेंस शीट में आएंगे। तो मैं आपको उस लेक्चर में बता चुका हूं कि जो भी एसेट्स हों या लायबिलिटीज हों, ठीक है, अगर उनके साथ 4-5 लफ्ज हैं, ठीक है, अगर उनके साथ कहीं B/D लिखा हो या लिखा हो ओपनिंग, फिर बता देता हूं, या 1 जनवरी कुछ लिखा हो, ठीक है, या बिगिनिंग ऐसा कुछ लिखा हो। ठीक है, अगर इन चारों में से कुछ लफ्ज लिखा हो या प्रीवियस ईयर वगैरह साथ, तो वो फिर आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में पॉइंट आएगा। ठीक है, अगर इनमें से कोई लफ्ज ना हो तो फिर वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में पॉइंट आएगा। अब स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग 12000, इनमें से कोई वर्ड नहीं है साथ, तो इट्स मीन ये क्लोजिंग बैलेंस शीट यहां पे आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, और 12000 वैल्यूज की यहां पे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कंसर्ट एक्सपेंस, खुद बता रहे हैं एक्सपेंसेस हैं, हमने कोई प्रोग्राम कराया तो उस पर हमारे खर्चे आए हैं, तो एक्सपेंस स्टूडेंट्स कहीं भी लिखा हो समझ जाए वो आपके लिए क्या है? एक्सपेंस ही है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं परचेज ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम 4000,
तो स्टूडेंट्स जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम होते हैं, जिस तरह मस्जिदों में लाउड स्पीकर वगैरह होते हैं, ठीक है, आप ये समझ लें। तो लाउड स्पीकर हमारे सारा साल चलते हैं, ठीक है, जो सारा साल होते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, एसेट्स हैं। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम आप ये समझ लाउड स्पीकर वगैरह होते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट। और वंस अगेन स्टूडेंट्स, जब ये हमारे एसेट हैं तो इनमें से कोई लफ्ज साथ नहीं लिखा हुआ, तो इट्स मीन हमारे लिए कौन सा एसेट है, ये क्लोजिंग एसेट है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेंगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी हम इनर कॉलम में लिख लेंगे, क्या पता इस पर कोई एडजस्टमेंट हो। नेक्स्ट वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं सैलरीज, जो कि हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। सैलरीज हमारा क्या है, एक्सपेंस, हमने सैलरीज दी हैं, ये भी हम इनर कॉलम में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं एनुअल अवार्ड फॉर द म्यूजिशियन ऑफ ईयर, ठीक है। हमने सालाना कोई अवार्ड दी है म्यूजिशियन, किसी सिंगर को, तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस ही है ना। हम यहां लिख लेंगे एनुअल अवार्ड, ठीक है, और इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे 2200 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कह रहे हैं कैश इन हैंड 1000, कैश एट बैंक 2000। स्टूडेंट्स ये दोनों हमारे क्या होते हैं, एसेट्स, लेकिन वंस अगेन दोनों के साथ इनमें से कोई पॉइंट नहीं है, तो ये हमारे क्लोजिंग एसेट आएंगे, ठीक है। और यहां हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिख लेंगे, ठीक है, ये दोनों हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दोनों पॉइंट को ऊपर इसलिए लिख लिया कि स्टूडेंट्स कुछ एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स, कुछ होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स आप ये समझ लीजिए जो साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, ये यूज करते हैं, और फिक्स्ड एसेट जो साल से ज्यादा के लिए चलते हैं। तो आपने जो करंट एसेट वगैरह हैं आप बेशक उनको पहले लिख लें, ठीक है, और जो फिक्स्ड एसेट्स हैं मोस्टली उनको आप बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है, यानी नीचे यहाँ लिख लीजिएगा। ओके, अभी तक हमने सारे स्टूडेंट्स पॉइंट कर लिए हैं, जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट यानी जो डब्बे के अंदर है वो हमने सारे पॉइंट लिख लिए हैं। और आपको मैं बता चुका हूं कि डब्बे के अंदर जितने पॉइंट होते हैं इनके सिंगल इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स जो डब्बे के अंदर यानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दो पॉइंट हैं, डोनेशन और इंटरेस्ट फीस। डोनेशन 12000, इंटरेस्ट फीस 3000, वो पॉइंट अभी हम जोड़ चुके हैं। दोनों किसके पॉइंट है, डेल के। तो फिलहाल हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे कि क्या पता फंड या कैपिटलाइज कहा हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं एडजस्टमेंट में 1/3 यानी 1/3, 1/3, 1/3 ऑफ द इंटरेस्ट फीस रिसीव्ड वाज टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू। वो कह रहे हैं जो इंटरेस्ट फीस की 3000 वैल्यू है, इसमें 1/3, 1/3 को आप क्या बना लें, रेवेन्यू। तो स्टूडेंट्स आपको मैं पढ़ा चुका हूं इनकम का एक और नाम क्या होता है, रेवेन्यू, ठीक है। वो हमसे ये कह रहे हैं जो इंटरेस्ट फीस की आपकी 3000 वैल्यू है, इसमें 1/3 को आप अपनी क्या बना लें, रेवेन्यू यानी कि इनकम। तो हम यहां लिख लेंगे इंटरेस्ट फीस, ठीक है, और यहां पे ब्रैकेट में 3000 को मल्टीप्लाई 1/3 कर देंगे, तो 1000 हमारी इनकम यानी रेवेन्यू हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि वो हम ये कह रहे हैं, आप आसान लफ्जों में इस तरह समझ लें कि इंटरेस्ट फीस जो है 3000, उसमें कह रहे हैं 1000, 1/3 को आप अपनी रेवेन्यू यानी कि इनकम बना ले, तो कितने पैसे रह जाएंगे, 2000। इट्स मीन अगर एक बंदे ने हमें 3000 रुपए दिया होगा तो वो हमें ये कह रहा होगा कि 1000 आप रख ले, तो 2000 आपने बाद में मुझे वापस करना है। इट्स मीन 1000 हमारी इनकम हो जाएगी और 2000 है वो हमारी कैपिटलाइज हो जाएगी, ठीक है। जब बेशक ना लिखा हो, लेकिन जब वो कहेंगे कि इसको आप 1/3 या 1/2 को आप इनकम बना लें, तो इट्स मीन जो बकाया अमाउंट होगी आपने उसको कैपिटलाइज खुद ही समझ लेना है, और आप उसको कहां लिखते हैं, क्लोजिंग लायबिलिटी वाली साइड, ठीक है। अब अगर सपोज यहां कहते कि आधी अमाउंट 1/2 को आप इनकम बना दे, तो हम 1500 यहां पे और 1500 यहां कैपिटलाइज यानी कि क्लोजिंग लायबिलिटी में लिख लेते। ओके, नेक्स्ट वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स एंड डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज, यानी जो डोनेशन की 12000 है उसको सारी अमाउंट को क्या कर दें, कैपिटलाइज कर दें, जो कि हम कहां लिखेंगे, क्लोजिंग लायबिलिटी में, यहां लिख लेंगे 12000। इट्स मीन स्टूडेंट्स ये दोनों पॉइंट डेल के हैं, लेकिन डोनेशन का वो खुद क्लियर कट बता दिए कि सारी अमाउंट को कैपिटलाइज कर दें यानी क्लोजिंग लायबिलिटी में, और इंटरेस्ट फीस का 1/3 जो है वो आप रेवेन्यू यानी कि इनकम बना लें, तो 1000 इधर और 2000 कैपिटलाइज, ठीक है। बेशक ना लिखो, आप लोग खुद समझ जाइएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वो कह रहे हैं लैंड डिप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड पब्लिक एड्रेस सिस्टम 2%, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यह हमारे दोनों एसेट हैं, अभी तक ओपनिंग में कोई एसेट नहीं है। वो कह रहे हैं जो आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है उसको 5% डिप्रिसिएट कर दें, और जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसको आप 2% डिप्रिसिएट कर दें। अब स्टूडेंट्स जब इनकी वैल्यू हम डिप्रिसिएट करेंगे यानी वैल्यू कम करें, डिप्रिसिएट का मतलब होता है वैल्यू कम करना, तो हम खुश होंगे या उदास, यस उदास होंगे, यानी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। तो हम स्टूडेंट्स यहां लिख लेंगे माइनस डिप्रिसिएशन और इधर भी लिख लेंगे माइनस डिप्रिसिएशन। तो हम 12000 का
जब लेंगे 5% तो ऑलमोस्ट ये 600 वैल्यू आ जाएगी और 11,400 वैल्यू बाहर आ जाएगी। जबकि स्टूडेंट्स जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम की वैल्यू है उसके हम अगर हम 2% लेते हैं तो वो आती है डिप्रिसिएशन 80 रुपीज, यानी 3,920 रुपया आउटर कॉलम में। जबकि जो इसकी डिप्रिसिएशन हुई है वो 80 रुपीज हुई है और जो बिल्डिंग की हुई है वो 600 रुपया। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ जो डब्बे के अंदर पॉइंट होते हैं उनका सिंगल इफेक्ट, लेकिन जो एडजस्टमेंट होती है उनके डबल इफेक्ट। अब कॉमन सेंस यहाँ तो हमने माइनस कर दिया, ये जो डिप्रिसिएशन की वैल्यू है अब इनका डबल इफेक्ट भी होगा। तो स्टूडेंट्स जब एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हम क्या होंगे, खुश या उदास। अगर तो वैल्यू बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन, वो ऐड करते हैं और इधर इनकम में लिखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब डिप्रिसिएशन हो तो यहाँ माइनस करते हैं और यहाँ एक्सपेंस पे लिखते हैं, क्योंकि हम उदास हो जाएंगे, मींस एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स आपने वैल्यू लिखनी है वो डिप्रिसिएशन की लेनी है। बहुत सारे बच्चे ये आउटर कॉलम की वैल्यू लिखते हैं, नहीं, जो वैल्यू अपनी डिप्रिसिएशन की होगी। और नेक्स्ट हम लिख लेंगे डिप्रिसिएशन ऑन पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ठीक है, जो कि 80 रुपीज है। डन। अच्छा स्टूडेंट्स तो अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। इसमें कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2016-2017 आर ₹200। एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां मैं लिख रहा हूं सपोज 2010-2011। जब आपके पास एडजस्टमेंट में या कहीं भी इस तरह के 2 ईयर्स दिए हो ना तो आपने परेशान नहीं होना, आपने नेक्स्ट वाले को देखना है। इट्स मीन वो एडजस्टमेंट इस साल की है, ठीक है ना। जब 2 साल दिए हो आपने नेक्स्ट वाले को देखना है। अब हम यहाँ बना रहे हैं 2017 का, तो यहाँ वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2016-2017। तो हम किस साल को देखेंगे, 2017 को। तो इट्स मीन ये जो एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन जो कि इनकम का पॉइंट है इस पे है, लेकिन 2017 के लिए है। तो अगर आप फर्स्ट लेक्चर पे आए इंट्रोडक्शन लेक्चर, तो उसमें जो तावीज यानी नोट 2 जो है उसमें ये सेम ईयर का पॉइंट आ गया। तो सेम ईयर के पॉइंट क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। और किस नाम से, यस आउटस्टैंडिंग के नाम से। यहां लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग 200 और इसका सेकंड इफेक्ट क्या था, क्लोजिंग एसेट। तो यहां पे आ जाएंगे और हम लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 200 की वैल्यू हम बाहर लिख लेंगे। और फिर कह रहे हैं स्टूडेंट साथ ही एंड एडवांस रिसेप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अकाउंट ऑफ द ईयर 2017-2018। अब स्टूडेंट्स इसमें हम किसको देखेंगे, 2018 को, ठीक है। और ये पॉइंट भी सब्सक्रिप्शन पे है लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो नेक्स्ट ईयर को हम क्या करते थे, लेस करते थे। तो क्या करेंगे, इसी में से लेस करेंगे। लेकिन आपको मैंने कहा था जब सेम ईयर का पॉइंट हो तो आउटस्टैंडिंग के नाम से, और अगर नेक्स्ट ईयर है तो बेशक एडवांस के नाम से लिख लें। तो सिंगल इफेक्ट यहाँ, तो डबल इफेक्ट कहाँ होगा, क्लोजिंग लायबिलिटी में, ठीक है। ये आपको मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो सेकंड इफेक्ट हमारे क्या हो जाएगा, क्लोजिंग लायबिलिटी। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे पास कह रहे हैं सैलरीज अनपेड फॉर द ईयर 2016-2017। तो इसमें भी हम किसको देखेंगे, 2017 को। पॉइंट सैलरीज यानी एक्सपेंडिचर वाले पे है और वो कह रहे हैं 125 रुपया, ठीक है। और 2017 इट्स मीन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सेम ईयर का पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग के नाम से ऐड 125। तो ऐड करके वैल्यू आ जाएगी 925 आउटसाइड। और जो स्टूडेंट्स दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर का क्या होता है, सेम ईयर का, ऐड और क्लोजिंग लायबिलिटी, ठीक है। तो अब हम यहां लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 125, ये आउटर कॉलम में। ओके स्टूडेंट्स हमने ये एडजस्टमेंट भी कर ली और यहां तक हमने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं। अब एक और बात स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कहा था कि हम क्लोजिंग लायबिलिटी में यहां एक वर्ड लिखते हैं कैपिटल फंड, जिसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं कहां से, ओपनिंग बैलेंस शीट से। और ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने कहा था कि जिस एसेट या लायबिलिटी में इनमें से कोई पॉइंट हो तो वो हम यहां लिखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हमने यहाँ पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, इसमें कहीं पे भी कोई ओपनिंग एसेट या लायबिलिटी नहीं है। तो फिर आपने क्या करना है, पेपर में आपने इस बैलेंस शीट को बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं आसान ट्रिक बता दूं, आपने काइंडली पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ना है ताकि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाए। अगर तो इनमें से कोई पॉइंट है तो इट्स मीन ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है। अगर तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए इनमें से कोई पॉइंट नहीं है तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट का जो है डब्बा फॉर्मेट है ये बनाए ही ना, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा बल्कि अपना टाइम बचाना है। तो यहाँ मैंने आपकी आसानी के लिए वैसे बनाया था, अदरवाइज जब पूरा सवाल आप पेपर में पढ़ लेंगे, अगर तो कोई ओपनिंग एसेट या लायबिलिटी नहीं है तो आप इसको ना ही बनाएं, ठीक है, और अपना टाइम बचाएं। अब स्टूडेंट्स हमने ओवरऑल सारे पॉइंट बाकी कर लिए हैं। तो अब पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो पहले एडजस्टमेंट है वो पहले हम इनकी वैल्यू प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 5800। बाकी हमने ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट प्लस माइनस कर दिए हैं। तो अब हम वंस अगेन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर्स की तरह जो हमने बाकी लेक्चर्स किए हैं कि इसमें देखेंगे हमारे पास इनकम की साइड बढ़ी है या एक्सपेंस साइड बढ़ी है। ठीक है, तो हमारे पास लग रहा है कि इनकम साइड ही बढ़ी है, तो इनको हम पहले ऐड कर लेते हैं। आपको बता चुका हूँ पेपर में आपने क्या कर देना है, इनकम वाली साइड को प्लस करके रफ में लिख दें कहीं, और एक्सपेंडिचर को, ताकि पहले आपको आइडिया हो जाए कि साइड कौन सी बढ़ी है। तो हम यहाँ पहले इनकम वाली साइड को प्लस कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, सपोज हम यहाँ लिख लेते हैं इनकम 17,000, और जो हमारे पास एक्सपेंस साइड की वैल्यू है वो भी हम ऐड कर लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ रही है एक्सपेंडिचर वाली साइड, वो आ रही है 13,005। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ तक हमें आइडिया हो गया है कि इनकम वाली साइड बढ़ी है, तो इट्स मीन हम इधर डबल बना लेंगे और इधर भी। तो ये जो 17,000 की वैल्यू है इनकम वाली साइड, इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लिख लेंगे, और इसमें ये सारे माइनस करने की बजाय आप डायरेक्टली इसमें से ये माइनस कर दें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें से ये माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 3995, और इसको हम क्या नाम दे देंगे, सरप्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा जो बुक में आंसर है वो बिल्कुल सेम आ गया। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये चूंकि हमारा बैलेंस शीट वाला फर्स्ट लेक्चर है, तो अब करना क्या है, सरप्लस को हम जाके कैपिटल फंड में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, क्योंकि आपको मैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में बता चुका हूं कि सरप्लस की अगर वैल्यू आएगी तो कैपिटल फंड में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन अब स्टूडेंट्स आपके जहन में सवाल होगा कि सर इसमें तो कैपिटल फंड की वैल्यू ही नहीं है, तो आप बेशक कैपिटल फंड लिख लें लेकिन सारा डैश कर दें, तो फिर प्लस करने के बजाय यही वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी, क्योंकि कैपिटल फंड की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बाकी हमने पॉइंट्स कर दिए हैं। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों साइडें प्लस करेंगे ताकि दोनों साइडें को देख लें कि वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं, क्योंकि आपको मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की जो दोनों साइडें हैं, दोनों साइडें आपस में अमाउंट के लिहाज से इक्वल आनी चाहिए, और उससे आपको प्रूफ हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन सेम है और सही है या नहीं है। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट्स लायबिलिटी वाली साइड को प्लस किया, इसकी वैल्यू आ गई 18,520। अब हम प्लस कर लेते हैं जो एसेट्स वाली साइड है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एसेट साइड की वैल्यू है वो भी 18,520 वैल्यू आ रही है, और स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन इट्स मीन प्रूफ हो गया।